इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के प्रमुख समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के सभी प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी सशक्तिकरण से हो रहा है देश का सशक्तिकरण। राज्य सरकार ने गंगा नदी में भारी उफान देखते हुए गंगा किनारे 12 जिलों को किया है अलर्ट। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव के माध्यम से टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई। संसद में ओबीसी आरक्षण से संबंधित 127वां संविधान 2021 से सर्वसम्मति से लागू कर दिया गया है। भाजपा नेता व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जातीय जनगणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। 22 अगस्त रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने की बड़ी घोषणा। सभी सरकारी बसें महिलाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त है, जिससे महिलाओं में काफी खुशी दिख रही है। एक दिन के लिए बस फ्री किया गया। आप लोग कहीं ना कहीं मांग करेंगी परिवहन विभाग से कि आगे भी महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा हो। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं सारी लड़कियों के लिए हो, क्योंकि सब अफोर्ड कर सकती हैं। सिर्फ कुछ है जो अफोर्ड नहीं कर सकती। सिर्फ वुमेंस के लिए जो बसेस चल रही हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। और रक्षा के लिए एक गिफ्ट, रक्षाबंधन के दिन के लिए एक गिफ्ट है, ये हमें जान के बहुत अच्छा लगा। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जातीय जनगणना पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही बार हुआ है। आज तक हिंदुस्तान में मात्र एक बार जनगणना हुआ, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा, जिसके वजह से बंद कर दिया गया। और लालू जी की बात जो कह रहे हैं, तो लालू जी 15 साल राज्य के सत्ता में थे और केंद्र में भी भागीदार थे, और उस समय उनको याद नहीं आया जातीय जनगणना। आज जो जातीय जनगणना का रट लगा रहे हैं, जातीय जनगणना से उनको क्या मतलब है? वो तो MY समीकरण, उनको MY छोड़ के तीसरा कोई नज़र नहीं आ रहा था। MY समीकरण उनका नारा था। हम लोग सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र के लेके चलते हैं। मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। हमारे बड़े भाई प्रमोद जी ने बताया है कि जनगणना किस चीज़ का होता है। आर्थिक जनगणना होता है कि आपको 2 मंजिला मकान है कि नहीं, 1 मंजिला मकान है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, टेलीफोन है कि नहीं। तो उसमें योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है और उसमें BPL सूची का भी निर्धारण होता है। तो वैसे क्यों जातीय जनगणना की आवश्यकता पड़ गई? कहा नहीं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनकी गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? तो हम लोगों को, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो समाज से वंचित लोग हैं, उन लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको गरीबों की गणना होनी चाहिए, कमज़ोर लोगों की गणना होनी चाहिए, न कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना। भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने बताया कि भूमि से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब भूमि की नपाई भी बिल्कुल डिजिटल होगी। बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम मंत्रियों को अपने 12 करोड़ जनता के सहयोग के लिए बैठाया है। उसमें हमारे विभाग के द्वारा आज पहली बैठक थी। इस बैठक में सैकड़ों लोग मेरे पास आए हैं और इस काम को मैं पहले से भी करते आ रहा हूँ। निश्चित रूप से भूमि विवाद में समस्याएं हैं और लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं और हम सुनते भी हैं, उस पर अनुपालन भी हुआ है, लोगों को लाभ भी मिलता है। आगे और बेहतर लाभ मिलेगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। क्या योजना है? योजना सारे चीज़ को मैं डिजिटल कर रहा हूँ और बहुत सारे चीज़ हो चुके हैं। और नई प्रक्रिया के तहत मैं आपको बता दूं कि अब ज़मीन का सीमांकन नहीं हो पा रहा था, अमीन नहीं थे, तो मैंने 487 अमीन भेजा है। नक्शे नहीं थे, सभी अंचलों के सभी हल्का में मैंने 2-2 नक्शा भी भेजा है। और ETS मशीन भी मैं दे रहा हूँ। पूरे बिहार के 534 अंचल में ETS मशीन जा रहा है, जिससे कि डिजिटल नापी होगा, उसमें कोई बार्गेनिंग का समस्या नहीं रहेगा। अनुमंडल में भी एक रहेगा और जिला में भी एक रहेगा और हेडक्वार्टर में भी रहेगा। ये कीमती मशीन है जो जाकर के इसके आधुनिक तरीके से नापी ज़मीन का होगा। ऑफलाइन भी होगा, मतलब मैनुअल भी होगा और इलेक्ट्रॉनिक भी होगा।
तो इससे क्या है कि ज़मीन का सीमांकन हो जाने से लोगों में विवाद कम जाएगा। म्यूटेशन के लिए बहुत पहले प्रक्रिया थोड़ा हार्ड था, जिसको मैंने सरल किया है। फ्रेंडली अपने उस चक विहार के माध्यम से सॉफ्टवेयर को डेवलप करके आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी इस काम को कर सकते हैं, और कर्मचारी कोई भी कहीं भी रहेगा तो उसको मोबाइल से उसको डिटेक्ट कर सकता है। कला संस्कृति युवा विभाग मंत्री ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को दी बधाई। साथ ही यह भी कहा कि आने वाले दिनों में बिहार के खिलाड़ी भी अवश्य पहुंचेंगे ओलंपिक्स में। बिहार के खिलाड़ी को आप क्या है, इसके लिए सबसे पहले तो अपने हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। आज उनके इस खेल और खिलाड़ियों के प्रति उनका जो विकास का सोच है, बढ़ाने का सोच है, उसी का परिणाम दिख रहा है कि आज भारत टोक्यो ओलंपिक में इतना मेडल जीत करके भारत अपना रैंक 50 से भी नीचे करने का काम किया है। इसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं, और साथ ही साथ अपने बिहार के खिलाड़ियों को भी आने वाले समय में सरकार हमारी बिहार में खेल के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारा खेल में हम आगे, अभी भी ऐसी बात नहीं, हमारे बिहार के खिलाड़ी के अंदर प्रतिभा है। कई पदकें बिहार के खिलाड़ी ने अन्य कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेने का काम भी किया है, लेकिन आने वाले समय में हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे बिहार के भी खिलाड़ी ओलंपिक में जाने का काम करेंगे और वहाँ पर अपना सफलता गारने में सफल होंगे। ये हमारा बिहार के खिलाड़ियों के लिए संदेश है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पटना में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन की नजर सब पर है और कोई भी अपराधी अब बख्शा नहीं जाएगा। वो वाला मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। जो घटना हुई थी उसमें मैं एजेंसी का नाम नहीं लूँगा, उस एजेंसी को एक मेल गया था पटना से, और एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में वो मेल गया कि उसका एक एग्ज़ाम संभावित है, उसका पेपर इस बंधु के पास है और ये लीक कर रहा है। ठीक, वो लोग अपने लेवल पे बहुत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए, करने के बाद चूंकि स्टेक हाई था, रेपुटेशन भी है इंस्टीट्यूशन का, लीक हो जाएगा पेपर, तो उन लोगों ने इसको उचित समझा कि पुलिस को, लोकल पुलिस को बताया जाए। वो मेरे पास आए मिलने के लिए, उच्च अधिकारी थे एक इंस्टीट्यूशन के, वो लोग आए हमारे पास। हम लोग उनकी बात 2-3 घंटे बाद हम लोगों की हुई, और बातों से ये लगा, ये स्पष्ट हुआ कि ये मिस्चीफ वाला ही मैटर लग रहा है। हाँ, ये जिनकी तो इशारा कर रहा है उसका इतिहास हम लोग के पास था, लेकिन जिस तरह की कम्युनिकेशन थी उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि लीक तो पेपर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी चूंकि मैटर इतना सेंसिटिव था, हम लोगों ने इसको वेरीफाई करना उचित समझा, तो उस प्रीलिमिनरी जो एप्लीकेशन आया था उस पर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, और चूँकि FIR कोई बन नहीं रहा था, उस पर अभी सूचना मात्र थी, तो उस आधार पे हम लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा, नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ, उसका भाई भी है जो पहले जेल वेल गया हुआ है। तो जो लोग हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी एजेंसी लेजिटिमेट है, उसके प्रोटोकॉल के तहत ही एडमिशन हो रहा होगा। अगर थर्ड पार्टी कोई जाता है एडमिशन कराने तो उससे बचना चाहिए, कतराना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोगों को भी सजग रहना होगा कि ऐसे सॉल्वर गैंग, क्योंकि कस्टमर कहाँ से मिलता है, ये सोचने वाली बात है। ये तो जाके किसी का माथे पे पट्टी पे कट्टा सटा के तो नहीं बोल रहे कि मेरे को तुम ऐसे काम करवाओ। तो पब्लिक के लालच को, पब्लिक के शॉर्टकट को भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसमें इसका इन्वेस्टिगेशन जटिल है, लेकिन ऐसे घटनाओं का उद्भेदन जब आप लोग के माध्यम से एट लार्ज पब्लिक को पता चलता है और इस तरह की चीज़ें बाहर उभर के आती हैं, तो इससे हम लोग की अपेक्षा एज पुलिस ये ज़रूर है कि पब्लिक एट लार्ज को अलर्ट रहना चाहिए कि हम लोग इन लोगों के अननेसेसरी बेट ना बने, अननेसेसरी शिकार ना बने, लेजिटिमेट तरीके से ही जाएं, तो उससे इन लोगों को हराने में कारगर साबित हम लोग हो पाएंगे। अदरवाइज इसमें मुनाफा बहुत है, एफर्ट बहुत कम है, तो इकोनॉमिकल एंगल से बहुत लाभप्रद अपराध है। इसलिए ये लोग इसमें से छूटने के बाद भी बार बार इसमें संलिप्त रहते हैं। JD विमेंस कॉलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होकर अपनी बातों को रखा। इसके बारे में बताइएगा। आज हम लोग आज़ादी के अमृत उत्सव का पहला चरण का
सोपान यहाँ से किया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार की सहभागिता, नैक और बेस्को के सहायता से हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। करीब 75 महाविद्यालय इससे आज जुड़े हुए हैं। यहाँ से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और उनको HIV, एड्स, ब्लड डोनेशन और क्या होते हैं TB इरेडिकेशन के बारे में बताया जाएगा कि इसको किस तरह से हम लोगों को समाज से दूर करना है और ये किस तरह की बीमारी है, इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को ये कहा है कि टीकाकरण 100% होना चाहिए और एक ऐप हमने अपने वेबसाइट पे लॉन्च किया है जिसमें हमारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्राएं अपना सर्टिफिकेट अपलोड करती हैं और ये प्रावधान है कि जो टीका ले चुका है वही कैंपस में आएगा। कैंपेन का ये इवेंट है 75 जो हम लोग मनाने जा रहे हैं और आज इसका आगाज़ हुआ है, मतलब आज इसका ऑफिशियली इनॉग्रेशन हुआ है पहला फेज़ में और ये आज से इनॉग्रेट हो करके ना ये 30 मार्च 2022 तक चलेगा। ये कार्यक्रम का खासियत ये है कि इसमें 3 चरणों में कंपटीशन होने वाला है। पहला था हम लोगों का HIV से रिलेटेड वीडियो मेकिंग प्रोग्राम और जिसमें बच्चियों का इन्वॉल्वमेंट हम लोग चाह रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चियां इसमें पार्टिसिपेट करें और वीडियो बना करके अवेयरनेस फैलाएं। और दूसरा है ये पोस्टर मेकिंग कंपटीशन और तीसरा है ऐसे कंपटीशन। तो इस पर है ये सारा प्रोग्राम अवेयरनेस से रिलेटेड है कि बच्चे जागरूक हों और समाज में अगर किसी को हो जाता है ये सब बीमारी, HIV हो चाहे TB हो, तो उसमें बच्चों के साथ भेदभाव ना किया जाए। मैं बच्चों को बस यही बोलना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम देखें और अवेयर हों और अपने आसपास के बच्चियों को भी बताएं कि हमारा एक उद्देश्य रक्तदान भी है, वॉलंटरी रक्तदान करना, स्वेच्छा से रक्तदान करें। अगर एक बच्चा 1 यूनिट देता है तो उसे 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इस प्रोग्राम से मैं यही चाहूँगी कि बच्चियाँ अवेयर करें सभी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के प्रमुख समाचारों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। धन्यवाद।